He is not the smartest student. He is not the one who studies the longest. He is not the one who solves the most book. AIR1 or the topper is the student who makes the fewest mistake. तो who is AIR1? कौन होता है जो फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड रैंक लाता है, थर्ड रैंक लाता है, टॉप 10 में जो बच्चे रैंक लेके आते हैं, कौन होते हैं? आप बीट कर लोगे उस इंसान को जो किसी एक दिन मोटिवेट होकर आपसे ज्यादा पढ़ लेगा, बट ऐसा नहीं है। आप कंसिस्टेंसी करोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक। आज की क्लास में बात करेंगे व्हाट लाइज इन द माइंड ऑफ अ गेट टॉपर। क्या माइंडसेट होता है हमारे गेट के टॉपर का, क्या माइंडसेट होता है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टॉपर का। अगर टॉप रैंक लेके आनी तो क्या माइंडसेट होता है इन टॉपर्स का। अब मैंने खुद टॉप कर रखा है गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, इतने सारे टॉपर्स से बात कर रखी है ओवर अ पीरियड ऑफ 16-17 ईयर, 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर साल टॉपर निकलते हैं, सबसे बातचीत होती रहती है, तो जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब है सक्सेस इन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वॉन लॉन्ग बिफोर द एग्जामिनेशन डे। गेट में जो आपकी रैंक है बहुत पहले ही तय हो जाती है। हाँ, लक रोल प्ले करता है, बट आपका जो माइंडसेट है आपकी रैंक बहुत पहले डिसाइड कर लेता है। तो हु इज AIR1? कौन होता है जो फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड रैंक लाता है, थर्ड रैंक लाता है, टॉप 10 में जो बच्चे रैंक लेके आते हैं, कौन होते हैं? आज के टाइम पे तो उसकी डेफिनेशन बदल गई है, बताइए आप लोगों को। पर उन चीजों को हम साइड में रखें क्योंकि वो एक दो बार होता है। हाँ, तो हु इज AIR1? मेरे को पता है आप सेशन जब खत्म होगा उसके बाद भी काफी सारे लोग कमेंट करेंगे हु इज AIR1। मेरे को पता है कौन होता है AIR1, पिछली बार कौन था, पर अभी के लिए जनरल बात करें हम। ही इज नॉट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, वो सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट नहीं होता। ही इज नॉट द वन हु स्टडीज द लॉन्गेस्ट, वो वाला बच्चा नहीं होता जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ता है। 12 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ। ही इज नॉट द वन हु सॉल्व्स द मोस्ट बुक, वो बच्चा नहीं होता जो सबसे ज्यादा किताबें सॉल्व करके जाता है, सबसे ज्यादा किताबें पढ़ के जाता है, सबसे ज्यादा PYQ करके जाता है, सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा के जाता है। नहीं, वो AIR1 नहीं होता, जरूरी नहीं है। AIR1 और द टॉपर इज द स्टूडेंट हु मेक्स द fewest mistake। टॉप करने वाले बच्चे वो होते हैं जो कम गलतियां करते हैं। हम अलग डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं कि यार ये बहुत स्मार्ट है, IIT NIT का बच्चा है, यही टॉप करेंगे गेट के अंदर। और यार बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, मैं तो उतने टाइम तक पढ़ ही नहीं पाता, मेरे तो 4 घंटे में हालत खराब हो जाती है, इसके लिए तो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। नहीं, इसके लिए तो खूब किताबें सॉल्व करनी पड़ती है, सब जगह का मटेरियल चाहिए होता है इसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। टॉपर्स वो होते हैं जो बहुत कम गलतियां करते हैं। अगर आपने अपनी गलतियां कम कर दी, इसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड को घटा दिया, यू विल आल्सो बी द नेक्स्ट टॉपर, आप अगले टॉपर बन जाओगे। जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि भैया जो टॉपर है वो 16-17 घंटे 18 घंटे पढ़ता है। ऐसा नहीं है, वो कंसिस्टेंट होता है। बार बार मैंने रिपीट किया है अपने मल्टीपल सेशंस के अंदर, जो कंसिस्टेंसी होती है इट इज मच 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 मोर देन इंटेंसिटी। जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे काम करते रहो, आप बीट कर जाओगे उस इंसान को जो किसी एक दिन मोटिवेट होकर ज्यादा काम कर लेता है। आप बीट कर लोगे उस इंसान को जो किसी एक दिन मोटिवेट होकर आपसे ज्यादा पढ़ लेगा, बट ऐसा नहीं है। आप कंसिस्टेंसी करोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, आप उसको क्रैक कर पाओगे। तो जो टॉपर्स होते हैं दे थिंक डिफरेंटली। जो फर्स्ट रैंकर होता है वो अलग सोचता है, और यही जो सोचने का नजरिया है मैं चेंज करता हूँ आपकी क्लासेस के अंदर। जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या बोलता है? आई होप दिस क्वेश्चन डजंट कम। यही बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, एक बार पूछना। 30 बच्चे देख रहे हैं, 31 बच्चे देख रहे हैं सेशन। आप लोगों ने से मे भी काफी बार मेरे से पूछा होगा, सर ये आएगा क्या टॉपिक, ये तो सर बहुत मुश्किल सवाल है, ये आ सकता है क्या पेपर के अंदर? ये एवरेज बच्चा पूछता है। जो टॉपर होता है वो ये बोलता है आई होप इट कम्स, आ जाए यार यही सवाल। क्यों? जब पेपर मुश्किल होता है तब ही जो जेन्युइन बच्चा है वो टॉप करता है। अगर पेपर आसान होता है तो जो एवरेज बच्चा है वो भी क्या कर जाता है? अच्छे नंबर ले आता है। जो टॉपर्स होते हैं वो फोकस करते हैं प्रोसेस के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर नहीं। जो एवरेज स्टूडेंट है क्या बोलता है? आई वांट AIR1, मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए। और जिसकी AIR1 आती है वो क्या बोलता है? आई वांट टुडे स्टडी सेशन टू बी परफेक्ट। वो ये बोलता है कि मेरा आज का जो सेशन है वो क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए, मेरा आज का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। हम क्या सोच रहे होते हैं? यार टॉप 10 में रैंक आ जाए। मैंने कभी नहीं सोची थी यार कि मेरे को ये रैंक लानी है। मेरा टारगेट हमेशा ये हो जाता है यार जो मैंने सोचा है पढ़ने के लिए मैं वो पढ़ लूं, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं। तो आज का जो आपका टारगेट है वो अगर आपने परफेक्टली पूरा कर लिया, आप भैया टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे। यू विल बी एबल टू टॉप द एग्जामिनेशन। जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो शॉर्ट टर्म गोल बनाता है, और जो
टॉपर्स होते हैं उनकी जो विजन होती है लॉन्ग टर्म होती है। आपको 1 साल का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा फॉर लाइफ टाइम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आप अभी क्या करोगे? ये अभी क्या करेंगे? अभी नेटफ्लिक्स देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे जाके रील देखेंगे, मल्टीपल रील्स आती है आजकल, तो रैंडम आउटिंग पे चले जाएंगे दोस्तों के साथ। बट जो भैया हमारे टॉपर्स होंगे वो क्या करेंगे? फ्यूचर की सक्सेस के लिए इन सबको सेक्रीफाइस कर देंगे। आज भी काफी सारे लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे, बैठे हैं ओटीटी के ऊपर, निपटाए जा रहे हैं सीरीज पे सीरीज, रील देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, रैंडम कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं। स्पाइडरमैन आई हुई है अभी, तो स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं। नहीं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो 1 साल के बाद। यू कैन डू दिस आफ्टर 1 year ऑफ योर प्रिपरेशन। एक बार 1 साल तैयारी में दे दो, उसके बाद ये सारी चीजें कर सकते हो। जो टॉपर्स होते हैं इनका ऑब्सेशन होता है फंडामेंटल्स के साथ। आप देख लो आपका ऑब्सेशन किसके साथ है? हमारा ऑब्सेशन है भैया मैराथन। सर मैराथन बता दो, सर शॉर्टकट बता दो, सर ट्रिक बता दो। आजकल तो ट्रिक भी चलने लगी है, बहुत सारे मास्टर ट्रिक कराते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं उनकी ऑब्सेशन किसके साथ होती है? फंडामेंटल्स के साथ होती है। जो टॉपर्स होते हैं दे नेवर मेमोराइज ब्लाइंडली, कभी भी ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करेंगे। आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा नहीं भैया, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो माइंडसेट ही अलग है। हम रटेंगे, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे जो टॉप करते हैं, वो समझेंगे, वो उसको डिराइव करेंगे, वो उसको अप्लाई करेंगे, दे विल बी अप्लाइंग इट। तो माइंडसेट का फर्क है। आपको ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा अगर आपको भी टॉपर्स की लिस्ट में आना है। इफ यू हैव टू कम इन द लिस्ट ऑफ द टॉपर्स। जो हमारे टॉपर्स होते हैं दे डू द डीप वर्क, नो नोटिफिकेशन, नो मल्टीटास्किंग, ओनली कंप्लीट कंसंट्रेशन। सारे नोटिफिकेशन बंद रहते हैं, सारी मल्टीटास्किंग बंद हो रही होती है उनकी, बस कंसंट्रेशन होता है किसके ऊपर? अपनी पढ़ाई के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो हमेशा बीट करेगा मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है वो टेम्परेरी होती है, जो डिसिप्लिन है वो परमानेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली गेट, जो भी आपका ड्रीम एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे क्या कर पाओगे? आप क्रैक कर पाओगे। जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। सर बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं हमारे, तो सर मेरा एग्जाम आ रहा है आरआरबी जेई का, मैं ये भी दे दूं। सर मेरा एग्जाम आ रहा है एसएससी जेई का, मैं ये भी दे दूं। सर मेरा एग्जाम आ रहा है गेट का, मैं ये भी दे दूं। मेरा एग्जाम आ रहा है यूपीपीएससी का, ये भी दे दूं। नहीं भैया, ये सब नहीं करना है आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ निकल गया। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ निकल गया। आपको टाइम मैनेज करना है। मेरा टारगेट है गेट और ईएससी, बीच में जो भी एग्जाम आएंगे हाँ मैं उसको दे सकता हूँ, पर मेरे टारगेट गेट और ईएससी है। अब उसके लिए भी मेरे को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। यार टेक्निकल तो सेम है, मेरे को नॉन टेक्निकल मैनेज करनी है, तो नॉन टेक्निकल के लिए मैं टाइम मैनेज करूंगा। जितनी प्रपोर्शन नॉन टेक्निकल की होती है एक एग्जाम में, मुझे उतने प्रपोर्शन टाइम भी देना पड़ेगा। आई हैव टू डिवोट दैट मच ऑफ द टाइम। जो टॉपर्स होते हैं अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। डेली रूटीन फॉलो करते हैं मतलब रिविजन आएगा उनके अंदर, कंसेप्ट लर्निंग होगी, उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, एनालिसिस होगी, प्रॉपर सोते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हो। जो नींद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी तैयारी के अंदर, आपके सिलेक्शन के अंदर। अभी बैठे हुए हैं रात भर 2 बजे 3 बजे तक बैठे हुए, 4 बजे तक, सुबह उठ गए 3 घंटे बाद, 3 घंटे ही सोए। आपको लगता है यार मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, नहीं, आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है। सफिशिएंट सोना है आपको। अभी से साइकिल बना लो आने वाले 6 महीने के लिए, यार 7 घंटे तो मैं सोऊंगा। आई विल बी स्लीपिंग 7 आवर्स। सोना जरूरी है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो हील तभी कर पाता है जब वो सोता है। कहने का मतलब है आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हर एक मिनट कीमती है। योर एवरी मिनट काउंट्स। एवरी मिनट काउंट्स मतलब आपका जो वेटिंग टाइम है भैया वो रिवीजन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपका जो ट्रैवल टाइम है उसमें आप फॉर्मूला को रिकॉल करो। कहीं पे रुके हुए हो रिवीजन कर लो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो भैया फॉर्मूला को याद कर लो। तो आपको हर एक मिनट की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। यार ये मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन ऑल दीज थिंग्स। आपको फोकस करना है अपने हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर जो हम रिपीट करते रहते हैं कि अगर गेट का पेपर दे रहे हो तो जियो टेक्निकल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हाईवे हो गया, सर्वे हो गया, एफएम हो गया, सॉम हो गया, ये टेक्निकल हो गए। नॉन टेक्निकल के अंदर हमारी मैथमेटिक्स हो गई, एप्टीट्यूड हो गई, इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपको फोकस देना है हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर। आपको फोकस करना है सॉल्विंग क्वेश्चंस के ऊपर। एक कंसेप्ट के आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं। एक कंसेप्ट के आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं। 10 सवाल लगा लिए हमने। आपने गलती आइडेंटिफाई करी, यार जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर मेरे से एक गलती हो रही है, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना आगे। यू डोंट हैव टू रिपीट दोस मिस्टेक्स। तो जो टॉपर माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं वो इसके ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। यार एक ही कंसेप्ट के ऊपर क्या किया, मल्टीपल सवाल किए, अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लिया,
ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब आपने मल्टीपल गलतीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपके पेपर के अंदर सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपके पास आपकी मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए, एनालिसिस नोटबुक होनी चाहिए। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास एनालिसिस नोटबुक नहीं है। मैंने आपको एनालिसिस नोटबुक बना के दे दी है, मैंने आपको एनालिसिस नोटबुक बना के दे दी है। नहीं है तो ले लेना, मेरे ग्रुप में अवेलेबल है। करो एनालिसिस उसके अंदर एनालिसिस करो कि यार जब मैं पेपर देने जाता हूं मेरे से गलती क्या होती है, क्यों गलती होती है, कारण क्या है, मैं इसको कैसे सुधारूंगा और अगली बार क्या मेरे से गलती रिपीट हुई या नहीं हुई। जो हमारे टॉपर्स लोग होते हैं इनकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बहुत प्रोमिनेंट होती है। मैंने आपको बता रखा है कैसे रिवाइज करना है। रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिवीजन आप रोज करोगे। रिवीजन को एम्फसाइज करने के लिए मैंने आपको ये तक बोल रखा है, जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है उतना जरूरी आपके लिए रिवीजन है। आप रिवीजन स्किप कर ही नहीं सकते। डेली 20% टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हो पढ़ने में वो रिवीजन में दोगे आप। डेली 20% टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हो पढ़ने के अंदर भैया वो रिवीजन में दोगे। आपको एक्टिव रिकॉल करना है सारी चीजों का। एक्टिव रिकॉल करना है मतलब किताब बंद करके सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अरे यार पहले पेज पे ये था, दूसरे पेज पे ये था, तीसरे पेज पे था। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। ये नहीं कि किताब सामने रख दी और ख्यालों में कुछ और चल रहा है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने चाहिए। अभी से स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। काफी सारे लोग बोलते हैं सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट दे दूं। अरे मॉक टेस्ट का एजेंडा ये है ही नहीं कि आपने जो पढ़ा है पढ़ने के बाद आप सवाल करोगे फिर नंबर आएंगे, नंबर से आपको अच्छा लगेगा। नहीं, ये एजेंडा नहीं है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में हाँ आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज तो चेक करनी है, ये एक छोटा सा पोर्शन है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। मॉक टेस्ट में आपको अपना टेम्परामेंट पता चलेगा। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे बैठ भी पाते हो या नहीं बैठ पाते हो। 2 घंटे बाद आपका दिमाग जवाब दे जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। ये सारी चीजें भी हमें अभी से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 दिन या 1 महीने में डेवलप नहीं होती। हमारी बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगता है इन सारी चीजों। तो आपको मॉक टेस्ट अभी से देना चालू कर देना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का दे रहे हो या टारगेट है तो भैया ऑफलाइन टेस्ट दो। अगर आप गेट का पेपर टारगेट कर रहे हो तो आप सीबीटी मोड में टेस्ट दो। जैसा एग्जाम होने वाला है एग्जैक्टली वैसे ही आप मॉक टेस्ट देना चालू कर दो अभी से। और मॉक टेस्ट में ये मत बोलना सर मेरा तो भी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। ये एजेंडा नहीं है। दिस इज नॉट द एजेंडा ऑफ द मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देके आते हो उसकी एनालिसिस करो, जो गलतियां करी है आपने उससे सीखो। ऐसा नहीं कि सर नंबर कम आ गए मैं परेशान हो गया। अरे नंबर कम आए अच्छी बात है, नंबर कम आए अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ज्यादा गलतियां पता चली है। जितनी ज्यादा गलतियां आप आइडेंटिफाई करके उसको सुधार लोगे उतने ज्यादा नंबर आपके एक्चुअल पेपर में आएंगे, उतने ज्यादा नंबर आपके एक्चुअल पेपर में आएंगे। जो टॉपर लोग होते हैं भैया ईगो बिल्कुल नहीं होती उसके अंदर। ईगो नहीं होती मतलब भैया अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या हुआ, अच्छी बात है, गलती पता चली ना मेरी। तो भैया आपको ये चीज साइड में रखनी है कि यार मेरा आंसर गलत कैसे हो गया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, और अपने आंसर को जस्टिफाई करने बैठ जाओ। नो, अगर गलत हुआ है इसका मतलब आपको अपनी गलती को पकड़ना है, उसको सुधारना है और अगली बार रिपीट नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये नहीं कि एक दिन मॉक टेस्ट पूरा बिगड़ गया परेशान हो गए, नहीं कि यार मेरी प्रिपरेशन बहुत बुरी हो रही है, मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा। ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए। आपको प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए। जैसे प्रेशर आए आपके ऊपर अपनी तैयारी और तेज कर दो। बहुत सिंपल तरीका है प्रेशर को हैंडल करने का। जैसे ही लगता है कि यार प्रेशर बढ़ रहा है अपनी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी और बढ़ा दो। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। ये बेस्ट तरीका। आप बोलते हैं ना अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, बोला जाता है। क्रिकेट में देखते हैं कमेंटेटर बोलते हैं, काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं कि भैया पूरी टीम आउट हो जाती है, एक प्लेयर सेंचुरी बना के जा रहा होता है। अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफेंस। आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए। आपको कंपैरिजन अगर करना है खुद से कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ ओनली। कल का जो तेज प्रकाश है वो आज के तेज प्रकाश से अपनी कंपैरिजन करेगा। तेज प्रकाश इंडियन से कंपैरिजन नहीं करेगा। तो कंपैरिजन दूसरों से नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन किससे होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए। आप ये चेक करोगे क्या मैं डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वेदर आई एम इंप्रूविंग और नॉट। क्लियर है चीज? जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके एग्जाम का माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है। आपको काम रहना है वहां पे, आपको क्लियरली सोचना है वहां पे, आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखना है। और ये सारी चीजें तभी कर पाओगे जब सफिशिएंट टेस्ट दे चुके हो। व्हेन यू हैव गिवन सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट।
आपको टाइम एलोकेशन करनी है जाके कि यार कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन यार ठीक है एवरेज लेवल का आया है। उसके हिसाब से आप हर क्वेश्चन को क्या करोगे, टाइम एलोकेट करोगे, अकॉर्डिंगली उतने टाइम में ही अपने सवाल को कंप्लीट करोगे पेपर के अंदर। तो इतनी सारी चीजें हैं। जो टॉपर्स लोग होते हैं दे लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो एवरेज स्टूडेंट है उसमें टाइम वेस्ट कर रहा होता है। अभी बोला ईगो नहीं होनी चाहिए, छोड़ दो, मुश्किल सवाल है, सबके लिए मुश्किल है, छोड़ो आगे बढ़ो। मैं उसी टाइम में क्या करूंगा और क्वेश्चन करूंगा, और जो एवरेज बच्चा होगा उसी क्वेश्चन में लग जाएगा। देखता हूं भाई ये कैसे नहीं होता, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये इसको तो सवाल बना के आऊंगा मैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप गैस भी करते हो वहां पे, आपकी जो गैसिंग होनी चाहिए वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। यू शुड नो व्हेन नॉट टू अटेम्प्ट। आपको पता होना चाहिए कब आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, कब अटेम्प्ट करना है ये तो सबको पता होता है, ये भी पता होना चाहिए कब मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है। जो टॉपर लोग होते हैं इनका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ का माइंडसेट होता है। आई कांट सॉल्व इट, ये कौन बताता है, ये बोलता है एवरेज स्टूडेंट, बोलता है यार मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता है सवाल को। आप सॉल्व नहीं कर सकते अभी, पर जब मैं पढ़ लूंगा मैं सॉल्व कर लूंगा। तो माइंडसेट का फर्क है, अभी नहीं बन रहा ना मेरे से, मैं एक बार कंसेप्ट समझ लूंगा, मैं इसको क्या करूंगा भैया, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो भैया माइंडसेट का फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस इन द माइंडसेट। आपको कंसिस्टेंटली लग जाना है। अब मेरे ख्याल से 6 महीने बचे हैं, 180 दिन के आसपास है। कंसिस्टेंसी लग जाना है और डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना है। डेली थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लाओगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, 180 दिन बाद आप टोटली डिफरेंट इंसान होंगे। जब आप पढ़ रहे हो डेली, ध्यान रखना, यू डोंट हैव टू गेट बर्न आउट, यू हैव टू अवॉइड द बर्न आउट। ब्रेक लो, सफिशिएंट स्लीप लो, मैंने बोला 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। उससे भी आपका काम नहीं बन रहा, भैया एक्सरसाइज करो, गो फॉर द एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें आपको अपने जहन में रखनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ योर मेंटर्स। आपको समझना पड़ेगा कि आपके मेंटर्स का रोल क्या है। आज के टाइम पे मेंटर्स ज्यादा है मार्केट में, स्टूडेंट कम है, ज्यादा मास्टर आ गए मार्केट के अंदर। अब आज के टाइम पे ऐसा हो गया जिनका कहीं पे कुछ होता नहीं है। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर आपने भैया कुछ पेपर क्वालिफाई किया तभी एक्सेप्ट करते थे बच्चे कि हाँ यार ये मास्टर पढ़ के आया है, इसको पता होगा, इसने पेपर क्लियर किया है तो उसको पता होगा। आज के टाइम पे क्या है, जिसका पेपर क्लियर नहीं होता वो मास्टर बन जाता है। तो भैया ध्यान रखना इन चीजों का। जो रोल होता है मेंटर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है, दे इंडिकेट द डायरेक्शन। तो मेरा काम है आपको बस डायरेक्शन बताना, मैं आपको सही डायरेक्शन बता दूंगा, पहुंच आप अपने आप जाओगे। आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो, यू आर मोर स्मार्टर देन अस। क्लियर है चीज? तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉप रैंक लाने का फॉर्मूला है वो ये है कि भैया नॉलेज आपको गेन करनी है, सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, एनालिसिस करनी है अपने टेस्ट की, फाइनली डिसिप्लिन के साथ चलना है ताकि आप क्या कर पाओ, अपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर को क्रैक कर पाओ। क्लियर है चीज?